साहित्य समर सारथी तुम हो, ज्ञान ध्यान भारती तुम, मीरा मेरी सदगति तुम हो, शारदा भगवती तुम हो, शारदा भगवती तुम। तू कंठ जहाँ भी खोले, साथी संगी संग होले, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे आगे शीश झुकाऊं, ब्याह कर लाया तुझको, तुम पूर्ण समाहित मुझको, अम्मा की बनी सहेली, बहनों के संग तुम खेली। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां आपकी मुलाकात हम कराएंगे रास दादा रास, जो कि लेखक हैं, कवि हैं। आज जानेंगे उनके जीवन की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं रास दादा रास का। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत स्नेह जी। माताबार। जैसे कि इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक अच्छे लेखक, एक अच्छी कवि हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत कवि के एक कविता से हो जाए। बहुत सुंदर कहा आपने। और जब कविता की शुरुआत करनी है तो पहले उस खुदा को याद करते हैं, उस ऊपर वाले मालिक को याद करते हैं और कहते हैं कि तेरी रहमत के ख़जाने बाजार लिए फिरता हूँ राश, बड़ा अमीर हूँ मैं, तेरी दीवानगी में रहता। बहुत खूब, बहुत सुंदर। चाहिए और अपने आने वाले दिनों के लिए कहता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब, कि मेरे बाद मेरे प्यारों मेरा खाली दीवान मिलेगा, मेरे बाद मेरे प्यारों मेरा खाली दीवान मिलेगा, मुझ शायर के घर से कुछ तो सामान मिलेगा। क्या बात। मुझ शायर के घर से कुछ तो सामान मिलेगा, और बिखरे पन्नों पर होंगी फैली सूखी स्याही, मिलकर वो चीखे होंगे कुछ तो निशान मिलेगा, मिलकर वो चीखे होंगे कुछ तो निशान मिलेगा। बहुत बहुत सुंदर। इस पॉडकास्ट के लिए ज़रूरी था कि हम एक कविता से शुरुआत करें, और एक अच्छी कविता से, ताकि इसमें एक जान आ जाए इस पॉडकास्ट में। तो चलिए, जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि रास दादा रास के जीवन की कहानी कहाँ से, किस क्षेत्र से, किस गांव से, किस मिट्टी से, कहाँ से निकलती है, उसके बारे में। तो आपका जन्म कहाँ, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से ली आपने? बिहार का पंजाब कहा जाने वाला वो स्थान जहाँ पे हम भोजपुरी बोलते हैं, नाम है उसका आरा। आरा जिला बहुत मशहूर है, आरा छपरा बलिया। लेकिन आरा जिला एज ए पूरा भोजपुर क्षेत्र जो है वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता रहा है। और आरा का नाम पड़ा है वहाँ आरण्य के नाम पे। आरण्य मतलब जंगल। तो वहाँ पांडवों के समय उनके हाथों के द्वारा देवी की स्थापना हुई, जो आरण्य देवी के नाम से आरा में मशहूर है आज भी। आरण्य देवी जी। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी आरा की ये है कि वहाँ एक राजा हुए जिससे भगवान कृष्ण ने आकर उनसे कुछ दक्षिणा मांगी, और वो इतने सत्यवादी थे कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो पूरा करेंगे। तो उस दक्षिणा में उन्होंने उनके पुत्र को ये माना कि वो आरे से काट कर उनको बीच से दे। आरे से काट कर जो आरा होता है काटने वाला। तो उस महाराज ने, उस राजा ने आरा से वो काट कर अपने बेटी की बलि दी। अच्छा। और फिर बाद में भगवान ही थे तो उन्होंने फिर जीवित किया, लेकिन वो अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो इसलिए ये दो कारण है मूल रूप से कि हम आरा को आरा के नाम से जानते हैं। वहाँ की भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी
विश्व के कई क्षेत्रों में बोली जाती है। कई कंट्रीज में बोली जाती है, कई कंट्रीज की ये प्रमुख भाषाओं में आती है भोजपुरी। जहाँ तक मुझे याद है मॉरिशस में जी 60%, 60% भोजपुरी और 40% फ्रेंच मिलाकर बोला जाता है। वहाँ का नेशनल लैंग्वेज है ये। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। पैदाइश मेरी उस शहर की है, आरा की है। आरा में मेरा एक पुराना मकान था मेरे दादाजी का। दादाजी बहुत लीडिंग एडवोकेट थे अपने ज़माने के, क्रिमिनल और सिविल दोनों में बड़ा अच्छा कमान फौर का। तो उसी घर की पैदाइश है हमारी। माता जी हमारी 15 वर्ष की थी तो उनकी शादी हुई। 16वां पुराना हुआ था, मैं हो गया। अच्छा। तो मेरी कहानी वहाँ से शुरू होती है। और पिताजी हमारे बड़ा आर्टिस्टिक ये विचार के थे और उस व्यू के थे। और वहाँ की वो थे, बिहार जेल सर्विस में थे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा 31 वर्ष जो मेरे जीवन का है वो सजा याफ्ता कैदी की तरह गुजरा। अच्छा, तो बेटा आपके जो थे वो आपके साथ भी वही वाला स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे जो उनकी लाइफ का हिस्सा थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं ये बात कहता हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई आप जेल में कैसे रहे। तो हमने कहा वो सजा याफ्ता कैदी में यूँ रहा कि मेरा जो दोष था वो दोष सिर्फ इतना था कि मैं जेल के एक उच्च अधिकारी का पुत्र था, इसलिए मुझे जेल की सजा काटनी पड़ी। तो उनके देख रेख बहुत रूल्स रेगुलेशन वाले होंगे, स्ट्रिक्टनेस बहुत होती होगी। क्या स्ट्रिक्टनेस जो आपको लगता था यार कि अगर मेरे पिता एक पुलिस में नहीं होते, इस पोजीशन पे नहीं होते तो शायद नहीं होता हमारे साथ। क्या स्ट्रिक्टनेस जो आपको बहुत ज़्यादा खाती थी? बहुत ये खूबसूरत प्रश्न है कि एक पिता जो पुलिस ऑफिसर हो, जेल ऑफिसर हो, तो उनका एक एक जो कदम होता था वो सारा कैलकुलेटेड होता था। उसमें नाप तोल होता था कि यहाँ इतना चलना है, इतना बैठना है, इतना पढ़ना है, इतने बजे उठ जाना है। जैसे हमारे यहाँ उस ज़माने में कैदी काम करने आते थे घर में। तो वो जो प्रिजनर्स हैं, जो सजा याफ्ता कैदी हैं, वो घर में काम करने आते थे। कोई बागवानी कर रहा है, कोई घर का बर्तन बन रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बिछौन ठीक कर रहा है। तो ऐसा था। तो वो 5 बजे सुबह में वो सिपाही वो लेके आ जाता था और वो कैदी काम करना शुरू करते थे। घर में हम सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन था कि कैदी घर में जब इन करे उसके पहले आप स्टार ऑन करके नहा धोवा के रेडी हो जाइए और भगवान उनके घर में जाके आरती वंदना करके आप रेडी हो जाइए। उसके बाद वो प्रवेश करें। मतलब 5 बजे तक आपको रेडी रहना है, मतलब नहा धो के आप सारी चीजें कंप्लीट पूजा वूजा करनी है। यानी आप 4 बजे उठेंगे तो जाकर के आप 5 बजे तक कहीं रेडी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घर के सभी सदस्यों को तो वही है कि 3:30 बजे उठ जाओ क्योंकि सबको जाना है एक के बाद एक। सभी सदस्यों को उठना है, महिला हूँ पुरुष हूँ, जो भी अच्छे हूँ, सभी को उठना है। और माता जी मेरी उतने सुबह उठ के उनका और पिताजी का वो भजन शुरू हो जाता था। वो गाना शुरू कर देते थे, कोई भी राम भजन। तो वो शुरू हो जाता था तो उससे बच्चे खुद ब खुद उठ जाया करते थे और सब लोग रेडी होकर रखते थे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन था। और दूसरी चीज़ ये थी, मुझे याद है कि मैंने एक कैगी से एक गिलास पानी मांगा। वो काम कर रहा था, मैंने कहा ज़रा बेटा पानी दे दो। उसने पानी वो लेके आया ग्लास में। जब तक वो ग्लास मेरे हाथ में पहुँचे उसके ग्लास में माथे धीरे हाथ मारे और वो ग्लास का पानी नीचे गिर गया ग्लास के साथ। और माता जी ने एक ही बात कहा, तुम जेल सुपरिटेंडेंट नहीं हो, तुम्हारा बाप जेल सुपरिटेंडेंट है, तुम जो हो वैसे में। अच्छा। तो ये एक हमेशा ये रहा। उतनी सुविधाओं के बाद बड़े बड़े बंगले होते थे, बड़ा एरिया होता था जिसमें खेती वगैरह हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को जो पालन पोषण हमारा हुआ वो स्वावलंबन की तरह। आप खुद को स्वावलंबी बनाइए, फिर उस पद पे जाइए तो आप जो मर्जी जैसा हो आप करें। तो मतलब वो ये चाहते थे कि अपने पिता का आप एडवांटेज ना ले, एडवांटेज आप मतलब
आप जो है अभी आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आप जीरो ही रहिए। आप जिस पद पे जब जाएंगे तब आप उसका इस चीज का आप फायदा उठाइए, या आप ये कहिए कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप ऑर्डर देने लायक बनिए तब कीजिएगा। ये आपकी माँ जो है माता जी वो आपको सिखाती थी। और हम लोग अपने घर का सारा काम उतना इतनी सुविधा के बाद भी अपना बिछौन को ठीक करना है, अपने घर का झाड़ू सान देना है। हाँ, और बागवानी, अगर आपको शौक है बागवानी करने का तो आप खुल जाइए, खुरपी लीजिए, कुदाल लीजिए और जाके फूल उगाइए। तो ये सारी चीज़ें, ये इस तरह की ट्रेनिंग होने से मुझे आज कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती। जब मैं कभी अकेला भी रहता हूँ और कहीं भी जाता हूँ या घर में भी रहता हूँ तो मुझे किसी सर्वेंट या मेड सर्वेंट की आवश्यकता नहीं होती, मैं कर लेता हूँ। सरवाइव करने लायक बनाया उन्होंने। आज ये लगता है कि उस समय जो जेल लगता था, आज इसके लिए तैयार कर रहे थे कि आज किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। हालात चाहे आपके कैसे भी रहे, आप अपने ऊपर डिपेंड रहें, ताकि आप ये ना कहें कि अरे यार मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं सफाई नहीं कर सकता। और उन्होंने डाउन टू अर्थ रखा कि आपके अंदर ये चीज़ ना आए, यार मैं इतने बड़े बाप का बेटा, इतने बड़े परिवार से हूँ, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आदमी के अंदर ये भी ईगो एक चीज़ आ जाती है, और ईगो की वजह से ही व्यक्ति धराशायी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ जो रोपित किया मुझ में, हाँ, ईगो के विष को रोपित किया कि वो ईगो जो है वहाँ आके मर जाए, वो पनप ना पाए। तो ये उन्होंने किया, और ये मैंने देखा है कि मैं अपने जो हमारे यहाँ लेबर सब भाई काम करने आता है, मैं उसके साथ भी बैठ के टेबल पे खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और उन्होंने ये सिखाया कि तुम जब अपने से छोटों को इज्जत करना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से वो तुमको वो इज्जत मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमने उस चीज़ को कोशिश किया है, और मेरे साहित्य का एक मूल धारणा भी यही है कि आप तृष्णा से अलग हों, आप वो जो ईगो जिसको बोलते हैं उससे अलग हों, तभी आप सच्चा जीवन जी पाएंगे। और एक साहित्यकार के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो इन सब चीज़ों से, इन द्वेष और इस तृष्णा से, इस दिशा से अपने को अलग करके एक सामान्य जन की राह में चले। अच्छा, अगर उस समय की बात की जाए तो जैसे कि आप इतनी बड़ी फैमिली से थे, तो दोस्त कई बार भटकाने की कोशिश करते हैं। अरे यार तुम्हारे पिता इतने अच्छी पोजीशन पे हैं, तुम्हारे घर में नौकर चाकर है, फिर तुमसे काम क्यों कराते हैं? तो इस चीज़ को लेकर के कभी आप अपने पिता के सामने खड़े हो कि हमसे क्यों काम करा रहे हैं जब आपके पास इतनी चीज़ें हैं? जब कई बार दोस्त करते हैं ना भड़काने का काम कि तुम्हारे पास इतनी चीज़ें होते हुए भी तुम्हें इस तरह की सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये बात भी है कि ऐसे मित्र होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको दिशा विहीन करने लगते हैं और आपको जोश दिलाते हैं कि आप रिवोल्ट कीजिए। हाँ, ग्रोथ और वो समझ की बुद्धि की इस समय ऐसी नहीं होती कि हमें समझ में आए। हमें भी लगता है हाँ यार सही तो कह रहा है कि पिता के पास होते हुए भी वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते, इतना सी चुपनेस किस लिए? बिल्कुल। तो ये तो कभी होता था ज़रूर, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि विद्रोह नहीं होता था, आता था कभी मन में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए कि वो गार्जियनशिप जो था वो बड़ा स्ट्रांग रहा। पिता के सामने ना बोलने की जो प्रथा चली आ रही थी, क्योंकि उस समय एक चीज़ ये भी था कि लोग अपने माता पिता के सामने मतलब खुलकर ऐसे बोलते नहीं थे जैसे आज बच्चे बोलते हैं। उस चीज़ को बहुत अलग रखा जाता। अच्छा, तो आपने जो अपनी एजुकेशन है वो आरा से ही ली? जी नहीं, मेरी पैदाइश आरा की ज़रूर है, लेकिन पिताजी को चूँकि वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, हमेशा उनका तबादला हुआ करता था, 2 साल 2.5 साल पे तबादला हो जाएगा। तो मैं उनके साथ साथ रहा बचपन में। तो जिस शहर में वो गए उस शहर में एजुकेशन हुआ। आज यहाँ क्लास 2 तक पढ़ा, तो तीसरा क्लास जो है वो किसी और शहर में, और पाँचवा छठा किसी और शहर में, तो ऐसा ये बदलता रहा हमेशा। तो वो एक तरफ से मेरे एजुकेशन को थोड़ा कमज़ोर करने की भी कोशिश की उस संभावनाओं ने, लेकिन दूसरी तरफ मजबूती सामाजिक ये नहीं कि हर जगह, हर स्थान पे जहाँ भी गए तो वहाँ का एक कल्चर, वहाँ का वातावरण, वहाँ के बोलचाल, वो सीखने का मौका लगा। तो ये एक तरह से अच्छा भी था, बुरा भी था।
बुरा इसलिए था कि एजुकेशन हम बहुत मतलब हमेशा हमको एक संघर्ष करना पड़ता था, एक चेंज होता था। लेकिन अच्छा ये लगा कि हर एक चेंज माहौल में, बदले हुए परिस्थितियों में, थोड़े समय के बाद आप ढल जाते हैं। हाँ, परिवेश में आप उसको एडेप्टिविटी आपकी बढ़ जाती, आप उसको कैसे स्वीकारने लगते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़। तो वो चीज़ें आई आप में। हाँ, वो चीज़ें। तो कहाँ तक की पढ़ाई फिर आपने यहाँ पे की? मैंने लॉ किया, प्रोसिक्यूशन किया, अच्छा, तो आप LLB भी करते रेलवे किया। आप कर चुके हैं। तो आपको जैसे कि आपने लॉ की फील्ड चूज की, उसे चूज करने की वजह पिता का प्रेशर था या आपका खुद का मन था? नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एडवोकेट बनूं, अच्छा। क्योंकि मेरे हृदय में एक बात हमेशा ये आती थी हमेशा कि ये एडवोकेट जो हैं ये कोर्ट में लूटते हैं लोगों को और लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने एक फिल्म देखा था, उसमें देखा कि एक बहुत रिच मैन है जो वो किसी केस में उलझता है और उसको एक गरीब सा वकील जो है वो उसके केस को लड़ता है, फिर दिखाता है कि वकील का मकान बड़ा हो गया, ये झोपड़ी में चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से मुझे दर्द करती हैं और ये लगता है कि नहीं, एक सच्चा न्याय के लिए आदमी का भी सच्चा होना आवश्यक है। तो मेरा वो इस तरफ झुकाव रहा। दूसरा, मैंने अपने दादाजी को देखा था, वो क्रिमिनल और सिविल के बहुत बड़े एडवोकेट थे अपने ज़माने के। तो एक उनका भी था कि मैं वो प्रोफेशन इंस्पिरेशन लिया था आपने। और जेल और पुलिस में जाने की कभी इच्छा नहीं रही। हालांकि उनके लिए मैंने एग्जामिनेशन दिया है ताकि उनको ये ना लगे कि मैं कर नहीं सकता था, तो मैंने किया, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया इसलिए कि वहाँ की अव्यवस्था से मुझे बड़ा शिकायत रही है हमेशा। ये पुलिस वर्ग के और जेल की अव्यवस्था से मैंने जो मेरे सामने देखा है मैंने हमेशा एक विरोधी मन मेरे अंदर जन्म लेता रहा है। अच्छा, तो इसलिए आप उस चीज़ से दूर रहे। हाँ, उससे मैं दूर रहा। हालांकि मैं चाहता तो आज कमांडेंट रहता, IPS भी रहता, क्योंकि सुविधाएं थी और पढ़ने का लगन भी था और मैं एक अच्छा खासा लेता भी था, तो मुझे पढ़ने में सही थे आप। हाँ, पढ़ने में सही थे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने भी बताया कि आपने LLB अपने जो दादाजी हैं उनको करते हुए देखा, तो आपके मन में ये चीज़ आई और कुछ चीज़ें जो उस समय के हालात ऐसे थे, पनप रही थी चीज़ें, तो आपके मन में आया कि आपको LLB करना चाहिए। तो फिर आपने LLB करने के बाद उसको कंटिन्यू किया या छोड़ दिया? नहीं, मैंने सिर्फ डिग्री हासिल किया, उसके बाद उसको मैं नहीं कर सका, दिशाएं मेरी बदल गई और मुझे लगा कि जितनी जल्दी हम सामाजिक जो विसंगतियां हैं उस पर काम करना शुरू करें तो साहित्य मुझे सबसे आसान और सबसे नज़दीक लगा जिसको मैं आप पकड़ सकूँ, तो वो मैंने। तो आपने कब सोचा कि आपको साहित्य में आना चाहिए, आपको लिखना चाहिए और आप लिख कर लोगों की सोच और समझ को बदल सकते? मैंने चिंतन को बदलने की कोशिश की और मैंने ये शुरुआत पालक मन विद्रोही होता है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो पाक होता है, साफ मन होता है, तो विद्रोही हो जाता है। मैं 1962 में 1962 में मेरी पहली रचना है। किस नाम से? और वो मैंने लिखा चाइनीज एग्रेशन के विरुद्ध। चाइना की जो लड़ाई थी हमारी भारत के साथ और वो चाइनीज अटैक हुआ, तो चूँकि घर का माहौल था, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माताजी भी फ्रीडम फाइटर थी, तो उस वजह से घर का माहौल कुछ उस तरह से था। मम्मी भी आपकी फ्रीडम फाइटर थी? तो दोनों ही थे, वर्किंग थे? नहीं, माताजी फिर वर्किंग नहीं रही। हाँ, लेकिन जिस समय स्वतंत्रता का संग्राम हो रहा था, चूँकि जगदीशपुर से थी और जगदीशपुर ने वो आरा का जगदीशपुर जो है वो पहली बार जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मतलब उसको कहते हैं 1857 का गदर, उस गदर में लीड लिया था बाबू बिरकुंवर सिंह ने, हमारे क्षत्रिय थे, हमारे जगदीशपुर के ही थे, उन्होंने अपने बाह को काट के गंगा में बहा दिया था। तो वो वहाँ शुरुआती तो माहौल वैसे ही था, जब उनका मिजाज ही शुरू से ऐसा रहा, क्रांतिकारी होने का। हाँ, क्रांतिकारी होने का वैसा ही रहा। उस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे उस मिट्टी में ही क्रांति है, तो ऐसा वहाँ का रहा है।
तो उस माहौल का असर माता जी के पड़ा और पिताजी थी, तो ये रहा। तो आपके मन में भी यही मन में वो भाव रहा और इसलिए मैंने वो लिखा कि आए माँ तेरे रक्षक, हम मानेंगे तेरे सब नियम, इस वतन के लिए हमने प्रण है किए, तिरंगे झंडे तले आके हम, ऐ माँ तेरे रक्षक। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो वो उस समय जो वो अटैक था, जो चाइना का अटैक था, आपका बालक बुद्धि मन उस चीज को कैसे ले रहा था? क्या सोच रहे थे आप उस समय? उस समय बस एक ही बात ये आ रही थी नजर में से कि इस चावल लाई को 2-4 थप्पड़ मारा जाए, क्योंकि इससे ज्यादा अपन सोच सकते थे। तो ये कहाँ पकड़ में आए कि इसको थप्पड़ मारे हम। तो उसके एवज में हम क्या करते थे, हम जेल के बच्चे, जेल कैंपस के बच्चे थे, वो सब बच्चों को इकट्ठा करके और ईंटे पर, ईंटा जो होता है उस पर मिट्टी से चावल लाई का वो पुतला बना के और उसको कंधे पे लेके, और पटना फ्रेजर रोड बड़ा मशहूर है वहाँ का, उस फ्रेजर रोड पे मार्च करते थे। चावल लाई चोर है, गली गली में शोर है, और उसको पटक देते थे सड़क पर ताकि वो टूट जाए। ये बाल इस दिल को तसल्ली मिलती थी, बहुत बड़ा काम कर दिया। लगता था जैसे वो थप्पड़ सरहद भी खड़े हम। वो वाली फीलिंग आपने फिर अपनी किताब में, अपनी लेखनी में डाली। हाँ, तो वो फीलिंग, वो जो विद्रूप पनपा, वो एक प्रवाह हो गया हमारे लेखनी की तरफ। और तब हमने घर से शुरुआत की। बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वो तो हमारे फादर की पोस्टिंग वहाँ थी। वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ खेल और ये सब कराया जा रहा था, 100 साइकिल रेस और कुछ स्पोर्ट्स कराया जा रहा था। उसमें साहित्य को भी तरजीह दी गई थी, और जूनियर जो लेवल के बच्चे थे उनको कविताओं के लिए आमंत्रित किया गया था कि कविता कंपटीशन हो रहा। तो मैंने घर से एक शुरुआत की। मैंने घर में एक कविता लिखा कि मेरी सहाय भवन के कुछ बातों को थोड़े मैं कह देता हूँ। मेरा नाम है राश दादा, मैं आनंद बिहारी का बेटा हूँ। ये पिताजी का हमने ये किया और जी नाम लिया। और फिर मैंने अपनी बहनों को चढ़ाने के लिए एक पंक्ति लिखी उसमें कि मेरी 5 बहनें छोटी, देखने में सभी हैं नत्ती। आगे बहनों में जरूर आगे क्लास लगाई। और बड़ी मुझसे लड़ा करती है, छोटी नाक धुना करती है, तीजी की तो बात नहीं रही। ऐसे करके मैंने वो बड़ी वाली से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, इसलिए कहा कि मेरी 5 बहनें छोटी, देखने में सभी मोटी, बड़ी मुझसे लड़ा करती है, छोटी नाक धोना करती है, और तीजी की तो बात नहीं डाली। ऐसे करके मैंने वो पूरी पांचों की कहानी लिखी। जब में काफ़ी लड़ाई झगड़ा उसके बाद हुआ, लेकिन उस कविता का ये मान ऐसा हुआ कि जब मैं कंपटीशन में गया, पिताजी मुझे लेके गए और मंच पे जब बुलाया गया तो मैं डर से जा नहीं रहा था। तो पिताजी मुझे उंगली पकड़ के ले गया वहाँ और खड़ा किया उन्होंने। मैंने झट से वो कविता बोली और भाग के आके बैठ गया। हाँ, और तो मुझे ये लगा फिर हम बाजू ने पकड़ा तो धुनेंगे। ये होगा और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब फिर वो मीटिंग तैयार हुई और ये हुआ तो उसमें बुलाया गया, तो मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया उस कविता के लिए। अच्छा, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार वही था। आपने अपने एक्सपीरियंस को शब्दों में पिरोया था और इतनी खूबसूरती से पिरोया कि एक तुकबंदी भी बना ली है आपने उसे बहुत अच्छे से। अच्छा, अभी आपने अपनी कविता में अपने नाम का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राश दादा राश। सो आपके नाम का, क्योंकि बहुत यूनिक नाम है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी इस तरह का नाम मिलेगा। सो आपके नाम का मतलब क्या है और रखा किसने आपका नाम? मेरा नाम ऑफिशियल यूँ कहें कि कागजों में जो ऑफिशियल मान्यता है वो राश बिहारी सहाय का। और रास बिहारी सहाय इसलिए नाम रखा गया कि हमारे नाना जी बड़े वो इन्फ्लुएंस थे रास बिहारी घोष के नाम से, जो अपने ज़माने के क्रांतिकारी भी थे और बड़े अच्छे लायक थे अपने गाने के। तो उस नाम से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ऐसा रखा जाए कि वो उसी तरह से निकले। तो ये उनकी इच्छा थी और वो नाम उन्होंने रखा। और मेरे पिताजी का नाम में बिहारी सहाय था तो रास बिहारी नहीं ले गया, वो भी हुआ।
लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, स्कूल्स में, कॉलेज में, तो स्कूल्स में राश कहा जाता था। जब मैं कॉलेजेस में आया तो चूँकि यूनियन और कॉलेज इंग्लैंड इंस्टीट्यूट यूनियन से बहुत लगाव रहा मेरा, काफ़ी हम एक्टिव रहे उसमें, तो मैं दा हो गया, राश दा हो गया मैं। तो दा बोलते हैं दादा को, जो बड़े भाई को, तो राश दा हो गया। तो वो राश दा होता रहा, मैं चलता रहा, वो यात्रा चलती रही राश दा की। और उसके बाद जब मेरी कविताएं लोग सुनते थे, कहते थे, तो उन लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे जो भी हमसे करीबी थे, जो महसूस करते, तो उन्होंने राष्ट्र अदा कर दिया। तो राष्ट्र अदा मैं उसको साहित्यिक काम पे अपना दे दिया। तो आज मेरे उस नाम को, ऑफिशियल नेम को मरे हुए शायद 50 वर्ष हो गए, और इन पिछले 50 वर्षों में मैं ये राष्ट्र अदा को मैंने जिंदा किया। तो राष्ट्र अदा ये 50 साल पहले आपका ये नाम मर चुका था, जी, रास बिहारी हाँ, वो सहाय, ऐसा पहले मर गया। और इसके बाद फिर आपने जिंदा किया राश दादा राश। तो ये आपका नाम, अब सब आपको इसी नाम से जानते हैं, ऑफिशियली भी आप इसी नाम से हैं। जी, ऑफिशियली भी लगभग इसी नाम से। सिर्फ जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन है, सरकारी के कागजात हैं, उसमें राष्ट्रपति साइन है। लेकिन ये भी किसी ने हमसे कहा कि इसको एफिडेविट करा दीजिए, ताकि इस नाम से कंफ्यूजन नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आशीर्वाद को हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक नाम से आप प्रचलित हैं 50 साल पहले से, और अभी फिर बाहर जाना होता है तो प्रॉब्लम आती है व्यक्ति को। अच्छा, ये तो हुई आपके नाम की बात। नाम आपके दादाजी ने आपका ये नाम से नाना जी ने रखा था। कि मेरे नाना जी ने, और पिताजी के भी नाना जी, मेरे पैदा होने के पहले पिताजी के नाना जी बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व था उनका। आप सबसे बड़े भाई हैं? मैं भाई ही बड़ा है, छोटा हूँ। इकलौते भाई हैं, 5 बहनों के इकलौते भाई हैं आप। अच्छा, सबसे बड़े हैं, उसके बाद 5 बहनें हैं आपकी, वो सारी छोटी हैं, सब छोटे हैं। अच्छा, तो इसलिए आपके नाना के लिए आप प्रिय थे, अपने पिता के नाना के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिय थे, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है। सो आपने साहित्य को चुना, लेकिन आपको पता है कि साहित्य में फ्यूचर नहीं है इतना कि आप अपनी मतलब जिस हिसाब से आपका जो सामरी बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप उस चीज़ को लेके चले। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं इसमें फ्यूचर तो नहीं बना सकता, मैं इसको अपना मतलब इससे मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, हाँ इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये पैशन तो हो सकता है, प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा लगा नहीं आपको कभी? जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब मैंने अर्थ की कमी महसूस की, और इतना ज़्यादा महसूस किया कि मुझे कभी कभी लगा कि शायद मैं आज शाम का खाना क्या खाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में ये दिन आए, और खुदारी ऐसी कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता था अपने माता पिता को कि तुझे कुछ चाहिए, मैं सक्षम थे, वो कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी खुदारी कहती थी कि नहीं, हाथ नहीं पसारना है, वहाँ से चलना है जितनी दूर तक चल सकूं। तो वो मैंने अपने जीवन में रखा, और जब मैं उन दिनों पर याद करता हूँ तो भावावेश में आ जाता, और मुझे लगता है कि शायद मैंने खुद के साथ, स्वयं के साथ ही अन्याय किया है। लेकिन खुद मुझे लगता है कि परसेंटेज को जोड़ना होता है। यदि आप समाज की में कुछ भला के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, कुछ आप दिल पर तंगे हैं, तो परसेंटेज वहाँ अच्छाई का कितना है। अगर हम स्वयं में ही उलझे रह जाए तो शायद हम समाज के लिए कुछ ना कर पाए। तो मैंने उससे अपनी विदाई ले ली, और उस विषय पर कभी नहीं सोचा। ईश्वर ने कई बार मुझे गिरते गिरते भी संभाल दिया, और कभी सुनते कैसे गिरे और आप और संभले, क्या हुआ था आपके साथ? गिरते गिरते ऐसा समझा कि अर्थ का कष्ट बहुत रहा। बच्चों को जब पढ़ाना होता था तो उनके अच्छे एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैंने अच्छा स्कूल दे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे।
और वाइफ भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 4 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो कुछ तो होता था उसमें, तो उसमें जब मुश्किलात आए तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आ जाता था मेरे पास, कोई रास्ता बन जाता था। और जैसे मेरा ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस होता था वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कंपनी से इशू हो गया। मैं एक कंपनी में था, कंट्री हेड होकर रिटायर किया। कंट्री हेड? कंट्री हेड होकर रिटायर किया। कौन सी कंपनी? ये दिल्ली की ही कंपनी की, लास्टली एफ्रॉन करके। तो नहीं, बॉम्बे की कंपनी जिससे मैंने ट्राई किया। यहाँ तो लोग जानते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, मेडिसिन की कंपनी, तो उससे मैंने ये किया। लेकिन बहुत पैसा उस समय मिलता नहीं था। कंट्री हेड जरूर थे हम, अपॉइंटमेंट्स बहुत करते थे, सब लोगों को ये करते थे, लेकिन पैसा बहुत नहीं होता था। नाम बड़ा था का, पैसा कम था। पैसा बहुत कम था, तो बड़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता था, किया जाता था, या खेत का ही कुछ अपना ऐसा हो गया कि उस साल में कुछ ऐसी हो गई, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ आ गया, तो वो ऐसे काम चल जाता था। लेकिन स्थिति हमेशा भयावह रहती थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मैं, लेकिन अच्छा ईश्वर की कृपा रही कि बच्चे सारे अच्छे चले गए, अच्छा पढ़ा था उन्होंने। छोटा वाला तो दिल्ली में ही रहा, और यहाँ पे उसने ये निफ्ट से उसने ग्रेजुएशन किया, और बहुत अच्छा उसने रिजल्ट किया। ऑल इंडिया टॉपर था, फिर वर्ल्ड वाइड टॉपर रहा मेंस वेयर में। ही इज़ डूइंग वेल। बच्चे और भी बड़े वाले हैं तो वो थोड़ा अध्यात्म की तरफ हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग में चले गए। अब बेटिया है, उसकी शादी किया तो वो खुद अपने आईटी से कानपुर से उन्होंने किया है इंजीनियरिंग, और IIM भी वहीं से किया है। दे आर वेल सेटल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ईश्वर ने पूरा किया, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मेरा परिवार के लिए कोई योगदान नहीं मैं समझता। अच्छा, तो आपने लेकिन पढ़ाने के लिए, बच्चों के फीस के लिए, वो तो आपने ही एफर्ट किया है। हो गया, पता नहीं चला कैसे हो गया, लेकिन हो गया, बच्चे सेटल्ड हो गए। सो आपको ये लगा कि चलो कोई नहीं, वर्थ इट। हाँ आपने अपने प्रोफेशन को भी जिया, अपने पैशन को जिया आपने। जी, पैशन को जिया। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ एक बताऊँ कि मैं और मेरा माँ, मेरी पत्नी जो मिहिर, वो हम लोगों ने 2018 से ये प्रण किया था कि घर द्वार सब छोड़ के निकल जाएंगे, और फिर छाटन पे निकलेंगे। जो भिक्षा मिलेगा खाएंगे, हाँ, जो मिलेगा उससे निजी जीवन का निर्वहन करेंगे। आश्रम में रहेंगे, आश्रम चले जाएंगे, सारा कुछ तय था। लेकिन सिचुएशन ऐसा आता गया कि हम निकल नहीं पाए, और उसका मुख्य कारण ये था समाज और साहित्य। पूरा जीवन, अब जो बचा हुआ जीवन है जो हम पूरे रूप से नहीं दे पाए, अब उसको समाज और साहित्य के लिए दे दे, नहीं कर पाए और चली गई छोड़कर साथ। बल्कि हमारे चाहने वाले, जानने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कई बार की ज़्यादा ऐसा न करेंगे, माँ तो छोड़ कर नहीं जाएंगे आप, और भाई छोड़ के चली गई। तो अब स्थिति ऐसी है कि अभी भी मेरा, वो तो मेरी ख्वाहिश है, जिंदा है, वो नहीं मर रही है। ये निकलना है, कब निकलना है ये दिन फिक्स नहीं। अच्छा, वो जो बचपने में आपकी साहित्य को लेकर के रुचि थी, एक्सप्रेस अपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था कि आप लिख कर अपने इमोशंस को लोगों तक पहुंचाएंगे, वो चीज़ अभी भी एज इट इज़ वैसे ही बरकरार है? वो अभी भी बरकरार है, और बिल्कुल है। और मैं मंचों के साहित्य को साहित्य नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, उसका कारण है कि मंचों पर हम अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने को दिखाना चाहते हैं। तो हमको ये लगता है कि हम किसको दिखाना चाहते हैं। आखिर दिखाना चाहिए तो किसको दिखाना है, करना है तो क्या करता है। तो इस साहित्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विहीन साहित्य जी रहा है आज का समाज। मुझे इससे बहुत एतराज है इस बात। तो आपने उस समय पे, जिस समय
आपको अपने परिवार को भी मैनेज करना था, आप जॉब वर्किंग थे, उस समय हम किन चीज़ों पर लिखते थे, क्या टॉपिक हुआ करते थे, आप किन मुद्दों को उठाया करते थे उस समय? मेरा प्रेम और तेरा मुख्य लिखा है। प्रेम का मतलब प्रेम के विस्तार से, प्रेम का विराट दायरा से। हम प्रेम समाज से करते हैं, हम प्रेम उस ईश्वर से करते हैं, हम प्रेम किसी की अच्छाई से करते हैं। तो ये प्रेम का विराट स्वरूप जो है वो मेरे हृदय में रहा और उसको हम जीते रहे, उसको लिखते रहे। विरह को लिखा, विरह जो लिखा, हमारा ये मानना है कि विरह जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम जो है उसकी पराकाष्ठा है विरह। अगर विरह न आए तो प्रेम जिंदा ना। तो प्रेम को जीवन देने के लिए प्रेम का प्राण है विरह। तो इस तरह से मैंने उसको जिया है, ऐसे लिखा है। और दूसरा, राष्ट्र पर कभी भी मैंने सीधी रचना नहीं लिखी। कैसे लिखी है? और राष्ट्र पे जो भी हमने लिखा है, व्यक्ति को राष्ट्र बनाने की बात हमने की है कि एक व्यक्ति एक राष्ट्र थे। कैसे और कैसे आप उसमें चीज़ों को डाल दें कि व्यक्ति को ये समझ में आए कि एक व्यक्ति ही एक राष्ट्र है? उसके लिए सबसे सीधा रास्ता है कि हम अपने आचरण को शुद्ध करें। हम जब अपने आचरण को शुद्ध करते हैं तो हम अपने आप में एक राष्ट्रीयता को जन्म देते हैं। और राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता है समाज को, राष्ट्र को सही दिशा देना। वो सही दिशा कौन दे सकता है? जो स्वयं कैप्टन हो। जो स्वयं को कैप्टन नहीं बनाएगा, ट्रेंड नहीं रहेगा, वो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करा देगा। अभी आपने एक शब्द कहा आचरण। आचरण सही कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी नज़र में बहुत सही है, उसे लगता है कि वो अपने कर्तव्यों को फुलफिल कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। आपके अकॉर्डिंग वो कौन से आचरण हैं जो व्यक्ति को अपने अंदर लाने चाहिए जिससे कि वो एक राष्ट्र बन सकता है? जिस तरह की आप परिकल्पना कर रहे हैं, जिस तरह की छवि के बारे में आप बता रहे हैं, वैसा व्यक्ति बन सकता है। बहुत ही ये ज्वलंत प्रश्न है आपका, बड़ा दिव्य प्रश्न है। आचरण का सबसे अच्छा अर्थ होता है, आचरण की हम व्याख्या कैसे करते हैं? जब हम स्वयं को मार देते हैं। आचरण, शुद्ध आचरण के लिए स्वयं को मारना आवश्यक होता है। स्वयं में क्या मारना है? तृष्णा मारना है। उस वेग को मारना है जो वेग हमें किसी भी ऊंचाई को छूने के लिए बाध्य करती है। रॉन्ग मीन्स और राइट मीन्स, हम इसकी गणना नहीं करते। और रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये आम आदमी के समझ की बात है। और आदमी परेशान क्यों होता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ जीवन में, अर्थ हो, धन हो, जिस भी तरह की चीज़ हो, उसको पाने की जब इच्छा हो जाए, हमारी सीमा से बाहर हम जब सोचने लगें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जब हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, तो वहाँ से आचरण शुरू हो जाता है। तो हम अपनी सीमाओं में रहें, हम अपनी सीमा से ज़्यादा बहुत कुछ पाने की कोशिश न करें, तो ये आचरण की शुद्धता को बरकरार रखता है। लेकिन आज के समय में जैसे कहते हैं ना, बेसिक ज़रूरत कि वो तो है, हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा माहौल हो, समाज में इज्जत हो। और आजकल आपको इज्जत आपके स्टैंडर्ड से मिलता है। आपके पास गाड़ी है, सो आपको उस स्टैंडर्ड का आपको इज्जत मिलेगा। अगर आपके पास बाइक है, आपको उस स्टैंडर्ड का मिलेगा। आपके पास साइकिल है, मतलब यहाँ आपको जो एक वर्ग में विभाजित किया जाता है ना, अरे मिडिल क्लास फैमिली है, अरे हाई अपर क्लास फैमिली है, अरे लोअर क्लास फैमिली, इस तरीके की चीज़ें आती। हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार को सब चीज़ दे। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक गाड़ी है तो दो हो जाए, ताकि आज वो चला रहे, कल उसकी बीवी को भी ज़रूरत होगी। तो ज़रूरतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। और अगर आदमी की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वो तो काम करना ही छोड़ देगा फिर। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि व्यक्ति की ज़रूरतें कभी कम ना पड़ें। उसे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अगर अपने परिवार के लिए वो अच्छा माहौल देना चाहता है, उसे लगता है कि नहीं मैं तो
मैं क्यों ऐसी कॉलोनी में रहूं जहां लोग इस तरह के हैं। मैं तो कुछ हायर सोसाइटी में रहना चाहता हूँ और हर कोई जानता है एक ऐसी जगह पे रहना। सो उसके लिए अगर वो एफर्ट कर रहा है तो उसमें उसका आचरण तो कैसे कह सकते हैं कि आचरण खराब है। बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका बड़ा सुंदर जवाब में उत्तर में। हमारी आवश्यकता है सांस लेना, हमारी आवश्यकता है अपने शरीर को सही रखना, क्योंकि वो साधन है किसी भी साध्य के लिए, उसको सही रखना। हमारी आवश्यकता है खुद को भोजन देना और हम पर जो आश्रित हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम करना। हमारी आवश्यकता है हमारी अपनी प्रतिष्ठा जीवित रहे और हम ऐसा करें कि हमारे जो मातहत हैं हमारे साथ उनकी प्रतिष्ठा जीवित रहे। एक गाड़ी की आवश्यकता है, ठीक है, मैंने लिया 4 गाड़ियाँ था। मुझे यहाँ एक बात कहना होगा। राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे मामा जी उनके अपने भतीज दामाद थे। मैंने उनकी भतीजी से, उनकी 2 ही भतीजी और कोई नहीं, और दोनों भतीजी हमारे घर में आई गई। मैंने मामा जी से शादी हुई, एक बड़े मामा से एक छोटे मामा से। मामा जी एक बार जूता लेके उनके लिए गए खरीद के बाजार से। उनको केक्स पहनते थे, बाटा का पहले केक्स आता था, हाँ, बहुत साधारण वाले था, तो रहते वो वही पहनते थे। और उसमें भी जो सबसे साधारण था 12 आने का होता था शायद, मुझे याद है। तो मैं बहुत छोटा था, तो उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए। तो उन्होंने पूछा, हाँ, तो खाने का जब थे तो नीचे कमल दिखाए खाते थे, बैठे तो वो भी बैठे साथ में नीचे मांग रहे। तो उन्होंने कहा कि से खा ले जाता एगो ले बनी रो खादी चीज उन्हें की भोजपुरी बोलते हुए, हाँ भोजपुरी बोलते। क्या बात है। और मामा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज पे की, तो बोले कि ना ठीक बात खा लेता इन जगह थे। तो कहना उन्हें खा लिए। उसके बाद हाथ तोड़ते हुआ है कि हाँ मेहमान खा लीजिए बन। तो उन्होंने कहा ये वो बाटा के जूता ले और वह बहुत पसंद है, वो लेके आई वहाँ। तो बड़ा खुश होकर उसको खोले कि हाँ मैं देखे जूता ऐसे ऐसे पलटे। तो उस समय पीटी शू 2 तरह का था, एक कॉस्टली आता था थोड़ा, शायद ₹1.25 ₹1.5 का ऐसा कुछ था, याद दिया नाम दाम था, और एक बहुत साधारण होता था। तो उन्होंने कहा कि वैसे देखा कि तो मोहन बा बहुत महंगा, इतना महान हम कैसे पहनी। ये तो बहुत मोहन बा, ये हम ना पहनी, हमारा अनुकुरा लगा, उनको अच्छा नहीं। हाँ। तो मामा जी तुरंत उसको पैक करके कहते हैं ना, पीछे वो वाला रवाज पहिए पसंद बहुरे लेके क्या होता नहीं, निकलना चाहे। तो उन्होंने उनको रोका, कहा कि ना जब रवा कभी उन्हें चाहिए, ये हमारा स्वीकार बा, बहुत लोग बहुत शौक से लीडर बनी, रवा कभी उन्हें चाहिए तेरे का बदल दे, और कभी इन्हें आवते हुई तब रवा के हमें दे दे। मतलब उनको गिफ्ट के तौर पे भी अगर महंगा मिल रहा था तो वो नहीं लेना चाह रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे, ताकि वो अपना जो एक पैशन है उसको मेंटेन। उनका तो अपना तरीका था जीवन का। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे कि पेट्रोल के पैसा तो राउत लागी, लेकिन ये पेट्रोलवा ये धरती ये जमीन ये भारत के बिना मतलब के काम में काहे खर्चा करे। ये मुझे याद आता है, मामा जी लोग बताते थे, तो वह नहीं है। तो सिद्धांत ये है, आवश्यकता, ज़रूरतें, प्रतिष्ठा हम बढ़ाते हैं। हाँ प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें हमारी ही हमारी सोच है, समाज के इसी सोच को बदलना है। लेकिन समय के साथ इंसान बदलता है। पहले लोग धोती कुर्ता में भी फिट हो जाते थे, मुझे अच्छा लगता था। धोती कुर्ता उतना महंगा भी नहीं है, अपना खादी का कपड़ा पहना, कॉटन का पहना और निकल लिए। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति को, क्योंकि उसे समाज के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, सो उसे इस हिसाब का कपड़ा पहनना होगा। आज हमने देखा धोती कुर्ता सबने बंद कर दिया। क्यों? समय बदल रहा है। समय की मांग है कि आज व्यक्ति पैंट और जीन्स पहने, जो पहन रहा है। सो समय के साथ अगर आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ा रहे हैं तो क्या गलत है? समय की मांग किस होता पड़े, समय में मांग क्रिएट ना करें।
मांग के साथ, अगर मांग है, आज आज पैंट का मांग है, आज आपको बाइक चलाना है, गाड़ी चलानी है, तो धोती फांस सकता है, कुछ हो सकता है ऐसा, ट्रेन पे चढ़ के दौड़ के भागना है, जीवन की गति तेज हो गई है, उसके हिसाब से आप ड्रेस बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वभाव नहीं, भी आचरण नहीं। आश्रम को आपको जीवित रखना होगा ना। आश्रम बदलेगा तो आप एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, आप 20 पॉइंट घर में सजा कर रखेंगे, आप घंटों में अपने आप को बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी ज़रूरतें, आवश्यकता जो है समय के हिसाब से वो बढ़ती ज़रूर हैं, चूँकि बदलाव है, और बदलाव वो नेचुरल फिनोमेना है लाइफ का। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बदलते हैं, ज़बरदस्ती बदल जाता है कहीं कहीं, लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना भी है जिसमें आपका स्वभाव बदलता है, आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, आपकी चाहतें बदलती हैं। चाहत को रोकना है, ज़रूरत होगी, जरूरत पूरी करें। ज़रूरत तो पूरी करनी होगी ना, चाहत को रोकना होगा। हाँ, अगर हम मोटा चावल खा रहे हैं, वहाँ चाहत हो जाए कि नहीं साहब बासमती फाइन राइस चाहिए, बासमती गई। तो उसके लिए तो पैसा लाना होगा, और पैसा जब लाने की बात आप सोचेंगे और सही मायने से नहीं आएगा, तो थोड़ा गलत मायने से भी आ जाए, लेकिन आ जाए पैसा, ये बात पैदा होती, इसी को तो बदलना है। मतलब पेट तो उससे भी भरना है और पेट इससे भी भरना है, सिर्फ बनना है। बस ये है कि आपकी जो ख्वाहिश है, चाहत है, वो बढ़ गई है कि नहीं नहीं मुझे इसकी जगह ये चाहिए। अगर मैं आज लोकल ब्रांड का पहन रहा हूँ, उससे भी मेरा गुजारा चल रहा है, बट मैं ब्रांड पहनूंगा तो शायद लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी महंगे कपड़े पहनता है। घड़ी, अच्छा ये तो 10,000 की है, नहीं मेरी तो 2 लाख की है। आप पहनते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं अगर घड़ी को, तो जाहिर सी बात है इसको दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो ये समाज है, बेकार है, समय के साथ बदलता है और बदलना पड़ता है खुद को। तो ये जो समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ आपके पैसे के हिसाब से आपको इज्जत दी जाती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो तो एकदम एक्सेप्टेड है, बिल्कुल आप सही कह रही है। नहीं? आपको या तो ये सोचना होगा कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे जो कह रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैं जैसा हूँ जो हूँ वो ठीक है। मैं महंगे कपड़े पहनने से मैं बदल नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा तो वही। बस ये है कि सामने वाला मेरे लिए थोड़ा सा एक इज्जत, हमने ये देखा है कि लोगों के कपड़ों से फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है उसके कपड़ों और उसके जूतों से उसे जज किया जाता है कि अच्छा इसने ऐसे कपड़े पहने, इसका मतलब ये ऐसे घर से आ रहा है। चाहे आपने खाने पेट में कुछ खाया हो या ना खाया हो, भूखे है, लेकिन जज किया जा रहा है। सो आदमी उसको बनाने के लिए कि यार मुझे तो थोड़ा सा ना एकदम ऐसे मन करके जाना है, तो मेरे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं 200 रुपये की शर्ट भी ले सकता हूँ, मैं 2,000 की शर्ट लूँगा, 2,000 की शर्ट की लोगों को पहचान होगी, उसके हिसाब से वो मुझे इज्जत देंगे। और फिर वो इस रेस में दौड़ रहा है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो क्या वो गलत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने एक बात कही इसी दरमियान, रेस में जो चल गए, रेस में जो है, रेस में हम क्यों हैं, यही तो प्रश्न है। समाज जो है वो आज रेस की वजह से, एक्सीडेंट तो उसी की वजह से हो रहा है। कहते हैं ना स्पीड लिमिट, हर जगह लिखा है ना, आजकल फाइन हो रहा है, मुझे 7,000 रुपये फाइन हो गया है। स्पीड में ओहो, मैं वही कहता हूँ कि इस रेस में हम क्यों हैं, क्यों हम एक्सीडेंट करना चाहते हैं। काम चलने की बात नहीं है, आप शौक से जिए, हाँ, लेकिन वही है, वो शौक को एक ब्रेक दीजिए। आप एक जगह पे तो जाके ठहरना होगा, अगर आप नहीं ठहरेंगे तो भटकाव तो आएगा ही आएगा, और उस भटकाव में जिंदगी भर भटकते रहेंगे। ज़िंदगी भर भटकते रहेंगे, आपको गंदगी की दिमाग में लानी पड़ेगी, साथ बाई ऑल मीन्स हम कमाना चाहेंगे, और ये सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं जिनको चाहिए। रेस में दौड़ने से पहले ये देखना है कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, बेवजह तो नहीं दौड़ रहे हैं। ये रेस में आप दौड़िए, लेकिन उसकी लिमिट को फिक्स रखिए ताकि आप उल्टे ना। उलटने का अर्थ ये है कि आप अपनी सच्चाई को न खोएं, आप किसी गलत राह में ना भटक जाएं। आज जो ये भटकन है या भटकाव है, जो भी आप देख रहे हैं गलत रास्तों में, ये जितने लोग दिशाविहीन होके जा रहे हैं और तरह तरह का कांड हो रहा है, उसका कारण यही है कि हम उस रेस में कम्पीट करना चाह रहे हैं। जीवन के रेस में कम्पीट कीजिए,
लाइफ जिंदगी को जीना होता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि पैसे के बगैर जिंदगी क्या जिएंगे, पैसा होगा तो जिंदगी जी पाएंगे, और पैसा कमाने के लिए वो पूरी जिंदगी झोंक देते हैं अपनी, तो उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो आवश्यक है। देखिए पहले क्या था कि जहाँ बच्चा पैदा हो वही बड़ा हुआ, वही पढ़ा लिखा, वही खेला कूदा, वही नौकरी हुई और वहीं समाप्त हो गया। ज़रूरतें बहुत कम थी। ठीक? तो इसके हिसाब से लोग खेत खलियान से अपना उतना हो जाता था कि बिलादा रिश्ता ना नहीं पाता। हमारे मामा जी बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। हाँ। और उन्होंने पहला दिन चप्पल पहन के जब वो गए थे, प्रोफेसर होके, नहीं पढ़ने के लिए गए थे, टीचर होके, स्टूडेंट होके, स्टूडेंट होके, तो उनको लोगों ने कहा कि बड़ा शौकीन हुई भाई, बताओ का है व्हाइट चप्पल पहनते हैं, आते तो पहले क्या पहन के जाते थे, खाली पाँव। नंगे पैर जाते थे। हाँ। तो ज़रूरतें जब बदली हैं, जब आवश्यकताएं बढ़ी हैं, उस हिसाब से और आप नंगे पाँव नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो वो सारा चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी आप ऐसे ही बगैर मतलब का अपनी ज़रूरत को न पढ़ें। इसलिए मैंने कहा स्पीड तो चले, रेस लगाएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस लिमिट को फिक्स रखें ताकि हमारा भटकाव नहीं हो, हम कहीं भटके नहीं, कहीं गिरे नहीं, हम स्टैटिक रहें, स्थिर रहें। वो बहुत आवश्यक है और उसके लिए ये समाज के हर वर्ग को चाहिए। अब हमारे ये में किसी जो अच्छी कमाई जिनकी है वो 4 गाड़ी लेके बैठे, मैं क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? उससे आपने देश का तो नुकसान किया, सिर्फ गाड़ी वाले को फ़ायदा किया आपने, बाकी सबको नुकसान किया। आपने पॉल्यूशन को डेवलप किया, अननेसेसरी ये जो आपके देश का जो पेट्रोल है जो बाहर से कैसे आ रहा है फिर आपको मिल रहा है, उस पेट्रोल का अननेसेसरी बिना मतलब का आपने उसको जाया किया, तो आप हर तरफ तो बर्बादी कर रहे हैं। आप क्यों बर्बाद कर? एक गाड़ी से काम नहीं चल रहा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नीड को हम समझें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने की कोशिश करें। ये सब नहीं हो रहा है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने के लिए फिर आपको समय की भी मांग होती है कि अगर आप बस से चल रहे हैं तो आप ट्रैवल करें ये जहाँ सुविधा है, जहाँ आप पहुँच सकते हैं, जहाँ नहीं सुविधा है, जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ तो आपकी आवश्यकता है, वीज़ा नहीं पड़ा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए। हाँ, ऑटो पकड़ लें, ये जो शेयर टैक्सीज होती है उसके लिए, ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन, जो पॉल्यूशन का कंजम्पशन वो कम। तो क्या आप अपने साहित्य में इन चीज़ों को भी ऐड करते हैं? हाँ लिखते हैं? बिल्कुल ऐड करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम कैसे जीवन चरित्र को सही करें, और चरित्र के विषय मेरी परिभाषा मैंने आपको बताई कि हम भटकाव से न रहें, हम अपने जीवन के सही उद्देश्यों को लेकर चलें। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा बढ़ें, अच्छा करें, ज़रूर करें, लेकिन उनमें एक संस्कार हम पैदा करें, और वो संस्कार ये है कि उनमें तृष्णा भाव न जगे। हाँ, बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं हो कि साहब को ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, नहीं, आराम से एक प्रतिष्ठित जीवन को जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं आप उससे आगे तुम ना सोचें। आप भविष्य को जरूर सुरक्षित करें, लेकिन उसके सुरक्षा करने के जब बाकी सब असुरक्षित ना कर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने वो दौर भी देखा है जहाँ पे हम आने में एक आने में सामान आया करता था, और एक समय ये दिख रहा है कि 1 रुपए में मिलता क्या है आज के समय में, जो समय 1 रुपए बहुत हुआ करता था। आपने वो दौर देखा है, आपने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखा है, मॉडर्नाइजेशन में आप आए हैं। उस समय के माता पिता जिस रिस्ट्रिक्शन के साथ पढ़ाई बच्चों की हो रही है, ठीक है पढ़ रहे हैं, माँ बाप का ये होता था जो एक हमारे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है आपको ये काम करना है, वो काम करना, आपके लिए ट्यूशन लगा दिया गया है, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, दैट्स ओके। एंड अभी जो हम आज के माता पिता इंक्लूडिंग मैं भी बोलती हूँ कि बच्चे का ये काम है, वो काम है, हमें करना है, हम मतलब 1st 2nd 3rd क्लास दोबारा पास कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर बना हुआ है। और आज के लोगों को ये लग रहा है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। उस समय के कंपेयर में माता पिता तो बस ये बोलते थे पढ़ लो, टीचर्स लगा दिया, लेकिन हम तो इन्वॉल्व हो रहे हैं,
सही मायने में आपके अकॉर्डिंग आपका एक एक्सपीरियंस है, सही मायने में किस समय माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दी और आने वाले समय में जो बच्चे आने वाले हैं उनका भविष्य कैसा होने वाला है? देखिए, दो बातें हैं। एक जगह हम डिमांड करते हैं कि ये ऐसा हो, एक जगह हम अपने को उस सूट में ढाल कर उदाहरण पेश करते हैं। हम डिमांड नहीं करते, हम उदाहरण पेश करते हैं अपना। पहले के ज़माने में और आज में फ़र्क ये है कि पहले के पेरेंट्स उदाहरण पेश करते थे और उनको बच्चे फॉलो करते। जैसे माता पिता सो उठ गया, स्नान वगैरह कर लिया, जो डेली रूटीन है उसको फिनिश किया। बच्चों की आदत थी कि नहीं भाई को भी सवेरे उठ जाना है डेली रूटीन से। एक बार आप सुबह में अर्ली रेडी होके देखिए, पूरा दिन आपको पास समय रहता है। और एक बार देर से आप उठे या देर से ये करें, लगता है दिन कैसे चला गया। तो अभी तो उठते थे, रात हो गई। क्या कहते हैं लिखते, अभी तो उठे थे हम यार, रात हो गई है, वो कुछ ज्यादा जल्दी समय नहीं निकल गया। हमारे एक दोस्त था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, मित्र। दोस्त कैसे हुआ, वो जेल में आया, सजा उसकी हो गई। जब सजा हो गई तो हम चूंकि जेल कैंपस में रहते थे तो मुलाकात होती थी हमेशा। जब कभी जेल में जाए तो उससे बैठो, कभी रिंग बॉल खेलने जाए, कभी वॉलीबॉल खेलने जाते थे जेल के अंदर। पहले कहते थे देखो पड़ोस के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम क्या हो। तो अभी कहा जाता है कि अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में अलग प्रतिभा होती है। नहीं, वो तो गलत है, वो तो मैं भी गलत मानता हूँ कि आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है और ज़बरदस्त प्रतिभा होती है। अब उसको आप कैसे उसको डेवलप कर पाते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। अगर बच्चा कहीं फेल करता है तो ये पेरेंट्स के पालन पोषण का जो एटमॉस्फेयर है, जो संपूर्ण वातावरण है, उसमें कहीं कोई कमी। क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा ये हो, लेकिन उस सोच में कहीं गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा बच्चा होता है। हर बच्चे में, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे में एक अलग तरह की प्रतिभा है। उस क्षेत्र में जाके वो बहुत कुछ कर सकता है, और उसको आप ज़बरदस्ती डॉक्टर, इंजीनियर और ये कारपोरेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ जाएगा। तो वो चीज़ है। तो माँ बाप को अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए, प्रतिभा को पहचानना। लेकिन पहले आपको नहीं लगता कि पहले के समय में ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था माँ बाप का कि आपको ये बनना है, आपको अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के समय में माँ बाप टैलेंट को देख करके उनके टैलेंट पे मेहनत कर रहे हैं। पहले ओपनिंग्स कम हुआ करते थे, एरियाज कम थे और सुविधाएं कम थी। तो लिमिटेड सुविधाओं में लिमिटेड काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती। तो ये चीज़ थी, तो उसमें जो पहले तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसके अलावा कुछ था नहीं। बैंक में भी कोई जानना नहीं चाहता था कि वो बैंक की हालत बहुत ख़राब थी। सेक्रेटरीट में लोग जाते थे। तो ये इस तरह का। आज जो माँ बाप कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ जिस तरह का, वो ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग है या उस समय की पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी? आज की पेरेंटिंग पढ़ाई के ख्याल से बहुत अच्छी है, और व्यवहारिकता में बच्चों को एक समग्र सामाजिक क्षेत्र देने में आज के पेरेंट्स बहुत पीछे। कैसे? उसका कारण सिर्फ एक है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पर, कोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं। उनके सर्वांगीण जो विकास है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका शरीर कैसा हो रहा है, उनकी सोच कैसी हो रही है, वो कैसे पल बन रहे हैं, आंखों की चश्मा बचपन छोटे छोटे बच्चों चल जा रहा है, अजीब सा है। तो उनके शरीर का विकास कैसा है, नहीं है। उनको हंसने खेलने का मौका हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे, और वो एक अजीब तरह के माहौल में पल रहे हैं। तो देखते हैं बच्चे उतरते हैं बस से, वो टिपिकल वो जो होता है न्यूसेंस, उन बच्चों में वो सेंसिटिविटी जो पेरेंट्स के लिए या जो सोसाइटी के लिए जो होनी चाहिए वो नहीं दिखता है। हाँ, बहुत सी चीज़ में है भी। अब जैसे मैं कहीं पे एक गिलास पानी ले रहा था किसी नल से, कॉमन जैसे किसी कैंपस में, तो पानी ले रहा था, तो पीने वाले पानी से ही मैंने थोड़ा हाथ पे धो लिया। तो मेरी पोती ने कहा, हाँ दद्दू स्पॉइलिंग वाटर। तो ये मुझे अच्छी लगी ये बात।
लेकिन दूसरी तरफ इस बात का अफसोस भी हुआ कि इसने हिंदी मुझसे की बात नहीं की, तो इसका थोड़ा मुझे इसकी थोड़ी तकलीफ हुई। आप हिंदी भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा अ, सजग हैं, मतलब आपको लगता है कि हिंदी भाषा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आपने अपने ही शब्दों में कहा था कि हमें समय के साथ बदलना। जी, बिल्कुल। आज के समय में अच्छी हिंदी बोलने वाला, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन वो आज के समय का नहीं कह सकता। और जैसे मतलब 10th कंपार्टमेंट से पास किया हो लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी हो, तो सबसे पहले कह अरे ये तो बहुत तेज है, बहुत पढ़ा रही, तो बात ये हो जा रही है आज के समय। तो इस चीज़ के लिए ये कहना कि इसकी पेरेंटिंग इंग्लिश और भाषा सो सही रहेगा। नहीं, पेरेंटिंग को वहाँ से नहीं जोड़ना है, भाषा से नहीं जोड़ना है पेरेंटिंग को, लेकिन एक चीज़ हम ध्यान रखें हमेशा, भाषा पर बिलगाव जो है और ये जो तर्क है, मैं समझता हूँ ये बहुत उचित नहीं, लेकिन उचित कब हो जाता है जब किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संस्कृति, भाषा और साहित्य बहुत आवश्यक है। किसी भी मतलब स्ट्रांग राष्ट्र के लिए, जो मजबूत एक राष्ट्र बनना चाहता है, उसके लिए उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी भाषा। यहाँ इस राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरा राष्ट्र हो सकता है जब वो अपने अंदर ये चीज़ें डाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति में एक साहित्य का बोध होना चाहिए। हर व्यक्ति में साहित्य का बोध इसलिए होना चाहिए कि साहित्य संवेदनाएं पालती, वो एक पॉट है जिसमें हम संवेदनाओं को पालते हैं, तो वो आवश्यक है, इसलिए साहित्य ज़रूरी है। दूसरा, संस्कृति इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस माहौल में पल रहे हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में हैं, वहाँ पर जिस संस्कृति की आवश्यकता है, उस संस्कृति को पाल पर के बढ़ाया गया, तो उस संस्कृति को जानना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि भाषा, साहित्य और संस्कृति, तो भाषा इसलिए ज़रूरी है कि भाषा की जो सजगता है, जो आप एक शब्द बोल के जो आप दिमाग में जो आपके बात आएगी, वो अंग्रेजी बोलते दिमाग में बात नहीं आएगी। वो चीज़ एक्सप्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी दूसरी भाषा में अंग्रेज अगर हिंदी बोल के चाहेंगे उसको एक्सप्रेस करना, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उतना सफल उनके प्रस्तुत। वो इतनी अच्छी नहीं बोल पाएंगे जितनी अच्छी कि वो इंग्लिश बोल सके। और वो का चयन, शब्दों का चयन, वो बहुत ज़रूरी है। किसी खास विषय के लिए किसी खास शब्दों का चयन हम चाहेंगे अंग्रेजी में, तो थोड़ी दिक्कत होगी हमको वहाँ तक पहुँचने में, शायद हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। डिक्शनरी ओपन करो और लेटेस्ट वर्ड्स ढूंढो, सर्च करो, उसके बाद ये मुश्किल है। इसलिए जो भाषाएं विकसित होती हैं ज़्यादा, उन भाषाओं में क्या है कि वो आत्मसात कर लेती हैं कई भाषाओं के शब्दों को। जैसे अंग्रेजों में जब धारण कर लिया जंगल, फॉरेस्ट है उनके पास, लेकिन वो जंगल, क्योंकि दोनों के वो जो बारीक जो अंतर है, वो जंगल को फॉरेस्ट पूरा नहीं कर सकता है। इसी तरीके से है, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन भाषा, संस्कृति, और हम ये नहीं कहते कि आप इसके गुलाम हो जाए, आप गुलाम ना हो, लेकिन आप इसके माध्यम से आप देखने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, और जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़्यादा भाषा आप सीख सके उतना अच्छा है। लेकिन आपकी अपनी मातृभाषा तो होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप कहाँ हैं? आप आपकी माँ ही नहीं है तो आप आए कैसे? तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका ध्यान रखना है, सम्मान करना है। हाँ बिल्कुल बात करना है। अच्छा, हमने आपकी जो भी स्टोरी सुनी उसमें ये देखा कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहे। इस उतार चढ़ाव में कौन कौन से व्यक्ति हैं, सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहिए, जिन्होंने आपका साथ दिया। और एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे आते हैं, जो दोस्त या रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग जो अचानक आते हैं और आपके लिए आपका कहते हैं हेल्पिंग हैंड बन जाना, आपका सहारा बन जाना। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थी, किस किस पड़ाव में आए और आपकी मदद करते? मेरे जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जैसे मेरी माँ, अम्मा कहते थे उनको। अम्मा के बिना मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊँ, अगर वो गई तो हमको भी साथ जाना होगा, एडिक्शन था। इतना था। और माँ के प्यार का एक उदाहरण आपको बता दें, मैं किसी ज़माने में सिगरेट बहुत पीता था, बहुत सा, मतलब आई वॉज अ चेन स्मोकर इन रियल सेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो सोए भी तो हाथ में मेरे सिगरेट होना चाहिए भी, और सो गए, बिस्तर कभी जला नहीं है, उधर बंद के बैठ के आग लगा दे। अभी तो हो रही है। और अम्मा के प्यार का उदाहरण बताएं आप कि उनके हमारे विदेशी मित्र जो हुआ करते थे, तो फैमिली मेम्बर से जो भी, तो वो लेके आते, तो हमको चूँकि बहुत पसंद था, केंट अमेरिकन सिगरेट हुआ करता था, तो उसका पूरा क्रेट लेके आते थे वो। अच्छा। ना तो अम्मा को वहाँ जब घर में ले आए, तो अम्मा कहती थी, एक तरफ हमको एकदम स्ट्रिक्टली मना करती थी कि सिगरेट नहीं पीना, नहीं लेना ना जो भी है, और एक तरफ उस क्रेट को रखवा देती थी अच्छे से कि सुरेन के बहुत माने, सुरेन मेरा घर का नाम है और इस सुरेन को बहुत पसंद है, उसको रखता ठीक से। तो ये माँ का प्यार ये होता है। उन्हें पता है कि इससे मेरे बच्चे को तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी उसको पसंद है ना, तो मुझे रखना चाहिए। तो वो चीज़ था। और जैसी माँ गई, उनको हमने विदा किया, और उसी घाट पे हमने सिगरेट के सारे पैकेट्स को क्रेट्स को तोड़ लिख दिया और उनमें प्रण कर दिया कि अम्मा तुम्हारी बात तुम्हारे जीवन में तो और नहीं, लेकिन हम जहाँ भी हो इस चीज़ को देखना कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। और अभी तक हाथ पे पलट के देखा नहीं हमने उसके बाद। मतलब एक जो एडिक्शन था उसको आपने सडन एकदम छोड़ दिया, और अभी तक की लाइफ में आपने अभी तक नहीं पिया। 30 वर्षों में कभी क्रेविंग नहीं हुई? क्योंकि आप अगर एक कहते हैं ना कि एक चीज के एडिक्ट हो गए हैं और उस चीज को सिर्फ एक चीज पर छोड़ देना पॉसिबल नहीं है। आदमी बीमार पड़ जाता है, बहुत बुरी बुरी कंडीशंस में जाने लगता है, कि उसकी जगह कुछ और सहारा ढूंढने लगता है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? बिल्कुल नहीं हो? देश में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, हाँ, कभी कभी जब मुझे सिगरेट की दुकान से या कोई पाप ले तो मुझे लगे कि अच्छा लग रहा है उसका स्मेल, ऐसा कुछ आता था, लेकिन फिर स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं क्या है इशू। किसी ने जैसे कि आप सबके साथ पीते थे, किसी ने ऑफर किया होगा लो भी, हाँ क्या, बहुत देर तक ऑफर करते रहे, तो आपने मना ही किया? नहीं, नेवर। और खुशी की बात इस बात की है, सबसे बड़ी खुशी की बात, कि मेरे मना करने से हमारे सामने वालों ने भी जो थी सिगरेट छोड़ी, उनमें भी बदलाव आ गया। उनको लगा ये कि जब ये छोड़ सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो 2-4 कभी लिए तो ऐसा। तो इससे आपके बदलाव ने कई लोगों को भी बदला। कई लोगों को बदला, और उस बदलाव ने, उनके बदलाव ने मुझे दृढ़ता दी। तो सबसे पहले जो आपका सहारा, जो आपकी मददगार बनी, वो आपकी माता। उसके बाद मेरे जीवन में जब तक हम समझे और खुद को समझें या एक इंसान बने, तब तक मेरी शादी हो गई थी। और मेरी शादी जो हुई वो 20+ में शादी हो गई थी, और वो आ गई, उन्होंने माँ का स्थान कुछ ऐसा लिया कि वो मेरी माँ भी बन गई, मेरी बहन भी बन गई, मेरी प्रीत भी बन गई, और उन्होंने संपूर्ण स्वरूप को दिया मेरे साथ। जब मुझे ज़रूरत हुआ वो सलाहकार रही, जब मुझे शक्ति की आवश्यकता हुई वो शक्ति बनकर खड़ी रही। मैं उनके विषय में आपको कहूँगा तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। हाँ, वो जब स्टेशन पे एक लड़के को पकड़ के मारने लगी और पूरा उसका देहात सब मोच ली, कोई कारण ऐसा हुआ था, तो वो उस तरह की, और सौम्यता में ऐसी कि पिताश्री बताएंगे आपको कितनी सौम्य मीरा थी, लेकिन जो विकट और विराट होती थी तो बड़ा विचित्र हो जाती थी। आपके साथ कभी विकट और विराट हुई? दूसरों के साथ होना जो आम बात है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि वो जितना ही विभिन्न परिस्थितियों में हो जाती थी, ये मेरे साथ बहुत कुछ हम बोल भी जाते थे,
थोड़ा रुष्ट होंगी, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम में कभी कभी ऐसा नहीं हुआ जीवन में कि बातचीत कभी बंद हुई। 2 मिनट अगर मैंने नहीं कहा तो वो आके मना लेंगी, अगर उन्होंने नहीं कहा तो हम जाके मना लेंगे। तो ऐसा हर रिश्ता हमारा। और जो हमारी बहनों के यहाँ चली जाएंगी या कहीं चली जाएंगी तो बहनों को बोलेंगी कि भैया को बुला दीजिए ना, वो वहीं ऐसे ही खाली होंगे। तो बहनें हमारी बिगड़ती थी, बोलती थी कि जब आपको भैया के बिना नहीं रहना है तो आप आते की। ओह, ऐसा तो या तो आप लेके आया कीजिए या तो वही रहा कीजिए, नहीं आएगा। तो ये एक, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वैसे छोड़ के चली जाएंगे। ये कभी जाते जाते तक महसूस नहीं हुआ। हम तो उनको लेके निकले थे कि हॉस्पिटल में दिखा दें, मैं का मामला लेके थे, घर चले आए। उनको जानते थे कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचता खत्म हो जाएगा। अच्छा, बीइंग अ पत्नी, हर पत्नी को चाहिए कि उसका पति अच्छा कमाए, और वो भी तब जब वो एक लॉयर की पढ़ाई कर चुका है, एक बहुत बड़ी फैमिली से है। एंड सबसे बड़ी बात की लोग ये यार इकलौता बेटा है, इसके पिता ये और दादा ये, तो ये सब चीज़ें बिहार में तो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। उन्होंने कभी आपसे इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि अरे आप इतनी बड़ी पेड़ की पेड़ में है, इतनी बड़ी छत्र छांव में है, तो आप क्यों नहीं इतना अर्न कर रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दिला रहे हैं, आप तो सक्षम हैं। तो उन्होंने कभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया इस चीज़ का? शी वॉज नेवर डिमांडिंग, वो कभी डिमांडिंग नहीं हुई। ये सबसे बड़ी खूबसूरती थी। जो है जैसे है ठीक है। हाँ, शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी विथ हार्ट, और ऐसे भी देखने में भी, लेकिन कभी वो डिमांडिंग नहीं रही किसी चीज़ के लिए। ये सबसे बड़ी खासियत उनकी रही। बहुत सपोर्टिव रही। हम जिस साहित्य पे कितनी सपोर्टिव रही? बहुत कुछ लिखा आपने उनकी? लिखा है, सुनना चाहेंगे अब। मैं वो तो निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी बातें ये बता रही हैं कि वो खूबसूरत दिल और वैसे व्यक्तित्व भी देखा जाए, सारी चीज़ों से वो बहुत खूबसूरत थी। तो शायद एक कवि ने अपनी कविता में उनकी खूबसूरती को पिरोया हो, शब्दों में पिरोया हो, तो वो हम जानना चाहेंगे आपसे। उनके विषय में कई कुछ लिखा मैंने, लेकिन एक वाक़या मैं बताऊं कि उनका वाक़या नहीं, ये रेगुलर रूटीन था उनके जीवन का। शाम को वो एकदम सवेरे उठ जाती थी। वो जो आदत माता जी ने हमारे लगाई थी कि कैदी आने के पहले उनको स्नान कर लेना है, तो वो रेडी हो जाती थी और निकल जाती थी टहलने के लिए। टहल वहल के आएंगे, उधर से आएंगे तो सब्जी झोला में ख़रीदते हुए लेके आएंगे। तो फ्रेश सब्जी का उनका बड़ा शौक था, तो लेके आएंगी और आके बैठेंगी, और आंगन में तो छत पे, लम्बा से छत था, उस पर सूर्य सुबह में दिख जाते थे, तो वो चौकी पे आके बैठ जाती। एक चौकी वहाँ बिछाया हुआ है, पर हम समझते हैं कि 70 साल उसकी उम्र हो गई होगी उस चौकी की। उस पर आके बैठ जाएंगी, सब्जी मंगवा लेंगी और वहाँ हंसुआ लेके बैठ जाएंगे। हंसुआ से अपना सब्जी उसको काट के उसका अमनिया करेंगी, और 2 कप चाय वो बना के अपने पास ले आएगी, और शानदार चाय वो बना के ले आएंगी, और 1 कप ग्लास में चाय छोड़ देंगी किचन में। और जो हमारा सेवक है उसको बोल देंगे कबिलास जी, जो वहाँ पर चाय लेनी आ साहब के बुलाए, तो उनको किन्ना हाय पे भी वहाँ पे बुलाओ था, उनके चल रहा होता, तो कह के हम लेटे हुए हैं, तब चिल्लाएंगे वहाँ से कस के, छोड़ दी उनका थे। लेकिन जैसे हाँ, स्पीकर सुनाई दे जाता। तो जैसे ही बोलती छोड़ दी उनका के, तो हम भाग के फिर चले आते थे, लगा कि पानी वानी पिए, फिर आके बैठ के उनके साथ बैठ के वो 2 प्याली चाय पीते थे। वो हमेशा का था? ये हमेशा का, जब भी हम पटना में रहते थे वो वहाँ अवश्य होता था, क्योंकि उन्हीं के लिखा हुआ है, कुछ तैयार है, बहुत कुछ लिखना है। मैं थोड़ा अस्कती हूँ इन सब मामलों में। मेरी किताब का लोकार्पण आप लोगों ने किया था, आज तक वो किताब बनी नहीं, और जबकि वैसी 51 खंड हमारी तैयार हो चुकी। बताइए। और उसके अलावा मेरा एक उपन्यास है, वो है
कब आओगे दादा था, एक है साहब को पूछा मार छोटू, एक 2 उपन्यास है। एक मेरी अपनी आत्मकथा है अनसेंसर्ड के नाम से, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया अपने जीवन में, बचपन से लेकर आज तक, तो वो दिख रहा हूँ। ये सारी पाइपलाइन में है, कुछ भी तैयार नहीं, आधा अधूरा सब पड़ा हुआ है। और एक इनके लिए मैंने ये 2 प्याली चाय खंड काव्य और एक इन पर एक काव्य संग्रह मैंने दिखाया, उसका भी नाम प्रियमदा उसका नाम रखा है। तो ऐसे की किताबें को आधी अधूरी मैं सुना रहा हूँ आपको। खंड काव्य नहीं, एक कविता कोरी है। 2 प्याली चाय तुम्हारी, 2 प्याली चाय तुम्हारी, सींचती व्यथा हमारी, हर जाती व्यथा हमारी। हाँ याद आती है तेरी छा ये घन बदरी घनेरी, छाए बंगन बदरी घनेरी। जाने तुम कहाँ गए हो, जाने तुम कहाँ गए हो, छोड़ मुझे निरीह गए हो, जाने तुम कहाँ गए हो। हृदय सांझ बसता है, हृदय सांझ बसता है, छल प्रभात करता है, छल प्रभात करता है। जाने तुम कहाँ गए हो, 2 प्याली चाय तुम्हारी, हर जाती व्यथा हमारी। अब धूप कहाँ रहता है, मन बार बार रोता है, तेरी यादों में मन का कोना कोना डसता है, कोना कोना डसता है। वो बड़े पलंग की बातें तुम कोने में पड़ जाते, माथा के नीचे तकिया तुम धीरे से रख जाते, तुम धीरे से रख जाते। चेहरा मेरा ढक जाना, तकिए का मुंह पर आना, तुम हट कर मुझसे कहते, नहीं देखे बिन रह सकते, नहीं देखे बिन रह सकते। नैन तुम्हारे मुझको तकते तकते ही सोते, विकल यामिनी पूछे, तुम नील गगन क्यों रहते, विकल यामिनी पूछे, तुम नील गगन क्यों रहते। सोतन होती किताबें सोते बीच रख जाते, तुम बार बार हठ करते, पुस्तक बीच क्यों रखते। तुम प्रेम सुधा बरसाते, मित राश प्रीत में रहते, तुम प्रेम पुजारन जी हो, मुस्कान में जी रहती हो, तुम प्रेम पुजारन जी हो, मुस्कान में निज रहती हो। है प्राण कहाँ भूमुझ में, है प्राण कहाँ भूमुझ में,
रहता है अब वो तुझ में, ले गई साथ तुम उसको, मैं स्वयं कहाँ हूँ मुझ में, मैं स्वयं कहाँ हूँ मुझ में। साहित्य समर सारथी तुम हो, ज्ञान ध्यान भारती तुम, मीरा मेरी सदगति तुम हो, शारदा भगवती तुम हो, शारदा भगवती तुम। तू कंठ जहाँ भी खोले, साथी संगी संग होले, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे आगे शीश झुकाऊं, ब्याह कर लाया तुझको, तुम पूर्ण समाहित मुझको, अम्मा की बनी सहेली, बहनों के संग तुम खेली, हे कर्म कहाँ ले आया, दुख पिता का यूं गहराया, जहाँ पैया पैया खेली, पापा ने शोक न झेली, पिता से तुम मिलने को छोड़ बगलोरू पटना आई, ये कैसी वेदना छाई, ना तुमसे मिल पाई, चले गए मिलने तुझसे वो, दूसरे हफ्ते ही भाई, यह व्यथा सुलगता रहता, मुझे माफ करे रघुराई, मुझे माफ करे रघुराई। बच्चे बिलखते तुम बिन, मैं कैसे मुंह दिखाऊं, साथ लाने का वादा करके वापस कैसे मैं जाऊं, वेदांत हुआ है सोना, वेदांत मेरे घर का नाम है, वेदांत हुआ है सोना, दुख हुआ है सबका दूना, अब पास तेरे जो आऊं, तुझको कैसे मैं पाऊं, तुझको कैसे मैं पाऊं, दो प्याली चाय बनाना, छत पर लेकर आ जाना, सुनते हैं जिए कह कर जोरों से मुझे बुलाना, बच्चों की बातें करना, कुछ इधर उधर की कहना, फिर साथ बैठ कर पीना, तेरा कुछ ऐसा जीना, तुम याद बहुत आते हो, तुम मुझे रुला जाते हो, दो प्याली चाय बनाना, आंसू प्याली भर जाना, आंसू प्याली भर जाना, दो प्याली चाय तुम्हारी, हर जाती व्यथा हमारी, हाँ याद आती है तेरी छाए घन बदरी घलेरी, छाए घन बदरी घनेरी। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी इसमें लिखी है, अपनी पत्नी के साथ जो भी आप लिखी, लिखते वक्त आपने इसको बहुत ज़्यादा फील करके लिखा है, क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से चुना है और बहुत रोया है मैंने इसको लिखते समय, बहुत आंसू बहे। बहुत दिल के करीब थे ये कविता आपकी। आपने बताया कि आपकी पत्नी जो थी वो
फिर महिला थी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना पिलर, एक सपोर्ट का काम। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उनके मैं जीवन जी नहीं पाया। साहित्यकार नहीं बन सकते, लेखक नहीं बन सकते थे, कवि नहीं बन पाते आप, अगर उनका योगदान आपकी जीती में नहीं होता। रहा है बहुत। और एक बसंत फेस्टिवल होता है धनबाद में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में। बसंत फेस्टिवल बहुत मशहूर है उसका, वो पूरे भारत से उसमें उस बसंत फेस्टिवल के उस पीरियड में एक हफ्ते का होता है। अच्छा, आपने बताया कि महिलाओं का बहुत योगदान रहा है, जिसमें आपने अपनी माता जी का जिक्र किया, अपनी पत्नी का जिक्र किया, बट कुछ रिश्ते ऐसे, ये रिश्ते हैं आपके जो आपको मिले हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिश्तों में नहीं बंधे होते, जो अचानक आके आपकी मदद करते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी महिला आपके जीवन में आई जिन्होंने आपकी मदद की और उनका बहुत योगदान रहा आपके जीवन पर, आपके साहित्य पे, आपके कवि होने पर, उसके बारे में बताइए। एक सौभाग्य रहा है मेरा कि मेरी 5 बहनें, वो भी मातृत्व ही रहा, उससे बड़े बड़े ही हैं, लेकिन सबसे छोटा शीर्ष के वो लोग ट्रीट करता है और मातृत्व का ही भाव रहता है। बेटी मेरी वो भी वैसी ही है। इन सब के अलावा मेरे विद्यार्थी जीवन में कई मजा मित्राएं, बहुत सारी, और सबने मुझसे कुछ नहीं लिया, मुझे ही दिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये मेरा सौभाग्य रहा है हमेशा ही। मदद की सबने, हमेशा हमेशा, और हर तरह से उन्होंने, जब भी मुझे ज़रूरत हुई या कोई ऐसी कोई बात हुई, दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड, तो वो हमेशा खड़ी रही। और चूँकि मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, फाइनल सेक्रेटरी था, तो जब इलेक्शन होता था तो हमारे अपोजिशन में जो खड़े होते थे, हाँ, जब वो मेरा नाम देख ले तो अपना नाम विड्रॉ कर देते थे। इसलिए नहीं कि वो मुझसे डर जाते थे, इसलिए कि उनकी मोहब्बत इतनी थी, सम्मान करते थे आपका इतना, बहुत ज़्यादा प्यार था उनका, इसलिए करते थे वो। अच्छा, साथ देने वाले तो बहुत मिलते हैं और बहुत पैर खींचने वाले भी मिलते हैं, बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको सीख देकर जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा मिला जो आपको सीख देकर गया आपकी जिंदगी में? मेरे जीवन में, हाँ, मैं अगर द्रवित होता रहा या मुझे परेशानियां हुई, तो किसी के वजह से कोई चोट लग के नहीं हुई। मुझे जो परेशानियां हुई वो सामाजिक व्यवस्था को देखकर मुझे होती रही। समाज में जो अव्यवस्था रही, विषमतियाँ रहीं, जो एक दूसरे को ईर्ष्या दिखाने की बात रही, हमसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूछ सके। 2-4 छोटे बहुत, थोड़े बहुत हल्के फुल्के कुछ हुए हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि मुझे किसी ने बहुत चोट पहुंचाया, ऐसी कोई बात हुई, ऐसी नहीं। हमारे ऐसे भी अपने समाज की विसंगतियों पर आपको चोट ज्यादा पहुंची? वो मुझे बहुत, समाज की वो कौन सी विसंगतियां हैं जो आपको मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट, जिस चीज ने बहुत ज्यादा किया हो? किया तो बहुत चीजों ने, बट कोई एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान, आहत रहे हो और जिसमें आपको लगा कि यार मुझे इस चीज पर लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वो कौन सी चीज थी? मुझे उन चीज़ों पे लिखना चाहिए था, बताना चाहिए था और उसका विरोध करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मैं नहीं, अच्छा, आप कर नहीं पाए लेकिन आपके मन में था? हाँ, मन में है और अभी भी है। अब शायद मैं लिखना शुरू करूँ, हाँ, क्योंकि मैं उसी के लिए घर छोड़ना चाहता कि मैं घर से दूर चला जाऊँ, भिक्षाटन में चला जाऊँ, ताकि मेरे ऊपर किसी को अंकुश लगाने की हिम्मत ना, क्योंकि ये तो बेगारी आदमी है, बाहर रह रहा है, इस पर क्या अंकुश लगाएंगे? हाँ, ये गाली भी देगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस दिशा में मैं अपने को लाना चाहता हूँ, जो नहीं आ पा रहा है। अगर जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया, उस दिन मैं इतना बड़ा द्रोही बनूंगा कि शायद पूरा विश्व मुझे या तो गाली देगा या सम्मान देगा। मैं उस स्थिति में आना चाहता। मुझे सरकारी कामकाज से बड़ी नफरत है। हर जगह ये सारे पोस्ट आते हैं, मेरे मुँह से गाली निकल रही, गाली देना नहीं है मैं, लेकिन ये हर समय आपको लूटने को तैयार होते हैं। और ये लोग हैं कौन? हमारे आपके बीच करो ना, जबकि आपके पिता खुद सरकारी कर्मचारी की थे, आपकी हालत
भी इसी चीज में थे, तब भी आपको इस चीज से है कि इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया, कम्पीट करके मैंने ज्वाइन नहीं किया पुलिस में। सर्जेंट ऑफ पुलिस मैंने ज्वाइन कम्पीट किया, नहीं ज्वाइन की, तो भी नफरत थी मुझे उससे। और मैंने दादाजी को देखा है कि वो इतने सक्षम वकील थे कि वो उनको जब लकवा मार गया था और निशान पर रहते तो बक्की से लेके उनको दोनों हाथ पकड़ के लेके जाते थे कि हुजूर आप खड़े हो जाइए तो हम केस जीत जाएंगे। ये उनका रेपुटेशन था। और सचमुच वो खड़े हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, एक दो लाइन बोलते क्या बोले ये, लेकिन वो केस विन करते थे। खासियत क्या थी? और वो गरीबों का केस लड़ते थे। अच्छा, हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है उसका केस लड़ाएंगे, पैसा देने वाले का भी लड़ेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं पैसा है, अगर उसके लिए पैसा देने वाले को छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, ये केस लड़े। मतलब उनके लिए अपना जो एक रूल रेगुलेशंस हैं, जो अपने लिए बनाई हुई उनकी कुछ सीमाएं हैं, उसमें वो रहते थे। एकदम रहते थे और बहुत दयालु किस्म के आदमी थे। जबकि आज के एडवोकेट ऐसे होते नहीं हैं। नहीं, आज के समय तो आप ही के लिए आपके कपड़े तो तनवा लेंगे, आप पैसा तो पॉकेट पे छोड़ ही दीजिए, ऐसा है। और फादर हमारे कहते थे जब उनका ट्रांसफ़र होता था तो हंगामा हो जाता था, जिस जेल में उनको पोस्टिंग की होती, तो मुझे कह रहे कि भैया आ रहे हैं, तो उतरते आते के साथ जैसे ही ज्वाइन करेंगे, इन लोगों का एक है क्या कि जैसे ही ये ऑफिस में इन करेंगे, चलेंगे वहाँ से गेट पर, जैसे ही आएंगे उसी घंटा बच जाएगा ताकि लोग अलर्ट हो जाए। ये एक सिस्टम है। तो आप किस तरह का राष्ट्र, किस तरह का देश हमारा देखना चाहते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं? क्योंकि राष्ट्र की बात ही तो व्यक्तित्व की बात होती है। किस तरह का समाज आप देखना चाहते हैं? बहुत छोटी सी बात है, बहुत कुछ इसमें तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। बात छोटी सी ये है कि राष्ट्र संपूर्णता में यदि हम माने और जाने, तो राष्ट्र के प्रति किया गया एक भी नकारात्मक कार्य राष्ट्र हित में अगर वो नहीं है, छोटा से छोटा कार्य, तो हमें ये करना चाहिए। ये आपकी राष्ट्र भक्ति का घोतक है। और ये सिर्फ राष्ट्र भक्ति नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष के नवजन्म की बात है। एक व्यक्ति विशेष जब उस तरह से अपने आप को बनाता है, वो बात है। और जब व्यक्ति बनेगा तो समाज निश्चित रूप से बनेगा। तो राष्ट्र को दिमाग में रख के आपको स्वयं को उस तरह से कनेक्ट करता है ताकि एक संपूर्ण और सुदृढ़ और एक चेतनशील समाज बन सके। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे समाज, हमारे देश के लिए। और आज आपसे बात करके भी ऐसा लगा कि हमने कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जाना, उस समय के दौर के बारे में जाना, कुछ पति पत्नी की बॉन्डिंग के बारे में जाना। आपकी इस कविता ने कि पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, कितना पारदर्शिता अपने दोनों के रिश्तों के बीच में रखनी चाहिए, वो बताई आपने। अपनी माता का स्नेह बताया आपने, अपने पिता की स्ट्रिक्टनेस बताई, दादा की, अब आपके दादाजी की बात की जाए तो उनके अंदर जो वो एक रॉबिनहुड वाली बात है, जेंटलमैन वाली बात है, वो बताई आपने। आपने अपने जीवन की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत सही शब्दों के चयन के साथ हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। आपने हमारे चैनल को और हमें अपना कीमती समय दिया। एंड ये भी एक बड़ी बात है कि आप बिहार से दिल्ली आए हैं और आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो आपसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल होती है। सो यहाँ आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत स्नेह, आपके चैनल को बहुत बहुत अभिनंदन।